नमस्कार दोस्तों। मैं 2 दिन वीडियो डाल नहीं पाया, इसके लिए रियली सॉरी। आज हम लोग फटाफट शुरू करते हैं और कोई बातें नहीं करेंगे, एकदम सीधा शुरू करेंगे। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकता है एग्जाम्स में। जून 13 को एग्जाम में कोशिश करूंगा कि बाकी 4 पेपर्स भी, बाकी 3 के जो पेपर्स हैं मेरे पास उनको भी जरा थोड़ा जल्दी डिस्कस करूं, बट इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग कर लेते हैं हल्का सा। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियोज़ लंबे होते जा रहे हैं और थोड़ा मैं आपको आइडियाज़ देता रहूंगा पढ़ पढ़ के थोड़ा सा, तो आप उसके हिसाब से अपना हिसाब से थोड़ा बना लेना और उस हिसाब से लिखना। तो हमारा छठा सवाल है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीडीएस, डिफरेंशिएट बिटवीन जीडीएस एंड सीआरएस। तो सवाल है कि जीडीएस क्या होता है और जीडीएस और सीआरएस में क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई जीडीएस क्या है। तो जीडीएस का फुल फॉर्म आपको लिखना है पहले कि जीडीएस, द मीनिंग ऑफ जीडीएस इज ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, जीडीएस हो गया ग्लोबल। तो इस पहले तो हम बताते हैं कि जीडीएस क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ जीडीएस हम लोग थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं कि ड्यूरिंग 2050 रैपिड सर्ज इन एयरलाइन कस्टमर के 1950 के बाद से अचानक से एयरलाइंस के जो कस्टमर्स है किसी भी एयरलाइंस में अचानक बढ़ोतरी होने लगी उसमें। ठीक है, एंटायर प्रोसेस ऑफ चेकिंग फ्लाइट, सीट अवेलेबिलिटी, फिलिंग पैसेंजर नेम्स एंड बुकिंग वाज यूज मैनुअली। तो तब क्या होता था कि मैनुअल, जैसे आपको याद होगा पहले हम लोग ट्रेन की टिकट के लिए लाइन लगाते थे, स्टेशन पे जाके घंटों खड़े रहते थे लंबी लंबी लाइनों में। ठीक उसी तरह से टिकट्स जो बुकिंग होती थी फ्लाइट की वो भी मैनुअली बुकिंग होती थी 1950 से पहले, या उस वक्त तक 1950 तक। तो इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड द इन्वेंट्री वाज नॉट यूज्ड एज इट फुल कैपेसिटी। तो क्या होता था कि ये बहुत ज्यादा वक्त लगता था इसमें और पूरा जो मतलब फुल कैपेसिटी हो नहीं पाती थी। जो भी मतलब अवेलेबल सीट्स थे या जो भी उन लोगों के अवेलेबल एयरलाइंस थी वो सारे के सारे भर नहीं पाते थे क्योंकि मैनुअली था। लोग आते थे, कुछ लोग जा नहीं पाते थे कि मैनुअली हम लोग जाएंगे वहां पे लाइन, ये चीज बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी उस वक्त में। IBM's early computer systems of time and the inventory was not used at its full capacity. IBM's early computer systems were somewhat helpful in doing this process. तो उस वक्त IBM जो था, हम आज भी IBM है, तो IBM के जो कंप्यूटर सिस्टम थे वो थोड़े से हेल्पफुल थे इस मामले में, जो थोड़ा सा हेल्प कर देते थे कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा, बट नॉट मच एफिशिएंट, लेकिन बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे, कि बहुत ज्यादा सुचारू नहीं थे। काम कर देते थे आईबीएम के जो कंप्यूटर सिस्टम है एयरलाइंस बुकिंग में, लेकिन बहुत ज्यादा सुचारू नहीं थे वो। सिंस द एंटायर प्रोसेस गॉट डन मैनुअली, क्योंकि वो मैनुअली होता था, क्योंकि इंसान उसे करता था, कंप्यूटर्स के थ्रू से नहीं होता था पूरी तरीके से। In 1964, the American Airlines and IBM developed the first travel solution called semi-automated business research environment. अब मैं बता दूं इसके बारे में, आपको बाद में ही पढ़ना होगा। सेबर जिसे कहते हैं, सेमी ऑटोमेटेड बिजनेस रिसर्च एनवायरनमेंट, सेबर। ये सेबर के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा। तो 1964 में, 1964 में अमेरिकन एयरलाइंस, अमेरिका की जो एयरलाइंस थी, और आईबीएम ने मिलकर साथ जुड़कर एक ट्रैवल सॉल्यूशन निकाला। ये ट्रैवलिंग का, ये जो मैनुअली बुकिंग करने का जो झंझट है, इन सब के बारे में उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। वो दुनिया की पहली कंप्यूटर द्वारा चलित, कंप्यूटर चलित रिजर्वेशन सिस्टम थी, बुकिंग सिस्टम थी, जिसमें आप रिजर्व कर सकते हैं, यानी आरक्षण कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर चालित आरक्षण जो सिस्टम था वो 1964 में पहली बार, याद रखिएगा 1964, कंप्यूटर चालित आरक्षण किया था फ्लाइट के लिए। किसने? अमेरिकन एयरलाइंस और आईबीएम, ये 3 चीजें। तो इट वॉज एबल टू प्रोसेस ओवर 7,000 बुकिंग्स इन। तो उस वक्त, आज तो जैसे लाखों करोड़ों में हो जाता है, खैर अरबों में हो जाता है, उस वक्त जो था, आज आप फोन से भी कर सकते हैं, घर बैठे 1 करोड़ लोग अपने अपने घर पे फोन से रिजर्व कर ही सकते हैं फ्लाइट की बुकिंग। तो उस वक्त क्या था कि 1 घंटे के अंदर 7,000 बुकिंग होना चालू हो गई थी, जो मैनुअली उस वक्त पॉसिबल नहीं था। तो कंप्यूटर जब चालू हुआ तो 7,000 लोगों की बुकिंग 1 घंटे में हो जाती थी उसमें। इट हैज एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग पैसेंजर इन्फॉर्मेशन अनलाइक द अर्लियर कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। अब क्या था, पहले जो कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम था उससे ये वाला ज्यादा सुविधाजनक क्यों था? क्योंकि इसमें लोगों की इंफॉर्मेशन जमा हो रहे थे, क्योंकि थ्रू कंप्यूटर्स काम हो रहे थे, मैनुअली काम नहीं हो रहे थे। तो लोग जो कि रिजर्वेशन करते थे, उनका इंफॉर्मेशन, उनके पर्सनल डेटा भी अब इसमें, यानी उनका एड्रेस क्या है, कितने लोग हैं, क्या उम्र है, ये चीजें अब रिजर्व होने लग गई थी, अब स्टोर होने लग गई थी। अब उनके पास एक डेटा जमा होने लग गया था, इतने लोग इतने फ्लाइट से इतने बजे गए, ये चीज जमा हो गई।
From 1964 to 1971, it was an era of PARS-based reservation system known as Programmed Airline Reservation System. तो 1964 से 1971 तक ये आपको लिखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ इसके बारे में कि पार्स नाम का एक रिजर्वेशन सिस्टम हुआ करता था, जो प्रोग्राम्ड एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, पार्स प्रोग्राम एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, ये 1964 से 1971, यानी कि आपका इधर हो गया 6 और एक 7 साल ये चला. एट द एंड ऑफ 1971 द पार्स टेक्नोलॉजी वाज केप्ट एट द बेस लाइन. 1971 के बाद से पार्स जो टेक्नोलॉजी थी, यानी जो प्रोग्राम्ड एंड एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, इसको बेस लाइन यानी बेस, इसको बेसिक रखा गया कि ठीक है चलो इसके अनुसार चलेंगे, लेकिन इसको बेस पे रख के क्या किया उन्होंने, एंड फ्यू मॉडिफिकेशंस वर मेड. उन्होंने इसी के ऊपर कुछ अलग अलग तरीके की मॉडिफिकेशंस की, कुछ अलग अलग चीजों को जोड़ा गया, मोड़ा गया, तोड़ा गया. तो ऐसी मॉडिफिकेशंस की गई, वर मेड बाय डिफरेंट एयरलाइंस. अलग अलग एयरलाइंस ने उस पार्स को बेसिक रखा, यानी पार्स के ऊपर उसकी नींव रखी गई और उसके ऊपर उन्होंने अलग अलग मॉडिफिकेशंस की, अलग अलग एयरलाइंस ने, टू डेवलप देयर ओन रिजर्वेशन. सबने अपने अपने खुद के रिजर्वेशन सिस्टम खोल दिए क्योंकि कंप्यूटर रिजर्वेशन चालू हो गया था. अमंग देम वर अपोलो नाम की एक जो था, जो रिजर्वेशन सिस्टम 1971, डाटास DATAS दातास जिसे कहते हैं 1968 में उसका हुआ, और पैन मैक 1964 में पैन मैक नाम का एक जो था सिस्टम आया. इन 1976 अपोलो एंड सेबर. तो 1976 में यानी 71 के में तो इन्होंने अपना पार्स चालू किया, और 76 में क्या हुआ, अपोलो जो सिस्टम था उन्होंने, और सेबर जो था, सेबर हमने इससे पहले ही थोड़ा सेबर के बारे में पढ़ा, ये सेबर जो आपका हो गया सेमी ऑटोमेटेड बिजनेस रिसर्च एनवायरनमेंट, इन्होंने मिलकर क्या किया, सेबर वेर अलाउड टू एक्सेस बाय ट्रैवल एजेंट्स ऑल्सो, बट इट वॉज लिमिटेड टू द एयरलाइन कंपनीज ऑन. इन्होंने क्या किया, वेर अलाउड टू बी एक्सेस बाय ट्रैवल, इनको ट्रैवल एजेंट्स ने भी अब एक्सेस करना चालू कर दिया था, जो कि पहले आम आदमी करता था, अब ट्रैवल एजेंट ने इनको एक्सेस करना चालू कर दिया. ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड एयरलाइंस कंपनी तक ही वो सीमित था. जो सेबर और अपोलो ने मिलकर जो काम किया, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो लाए, उसमें हर आम आदमी तो जुड़ा हुआ ही था, लेकिन अब कुछ ट्रैवल एजेंट्स भी जुड़े थे जो कि एयरलाइंस के साथ जुड़े हुए थे. आफ्टर 1978 1978 यानी 76 के बाद से 78, 2 साल के बाद से, देयर वाज अ मूवमेंट ऑफ मॉडर्न जीडीएस सेंट्रिक इकोसिस्टम. अब आया जीडीएस, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मॉडर्न जीडीएस सेंट्रिक इकोसिस्टम आया ड्यू टू मोनोपोली प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ सेवरल सीआरएसएस अक्रॉस द ग्लोब. क्योंकि मोनोपोली आ गई थी, सीआरएस जिन लोगों के पास थे वो अपनी धाक जमाने के चक्कर में थे, तब आया जीडीएस सिस्टम यानी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. जो आपका सीआरएस जो था, सीआरएसएस जो थी उस वक्त की, क्योंकि सब लोग अपने अपने खुद का एक कंप्यूटर सिस्टम चालू कर रहे थे, आपका क्या बोलते हैं, बेस जो इसके ऊपर बेस रख के, पार्स के ऊपर बेस करके वो लोग जो कर रहे थे, उसके ऊपर बेस करके अपने अपने मॉडिफिकेशन के हिसाब से उनकी अपनी अपनी दादागिरी चालू हो गई थी. उस वक्त इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि अब हम लोगों को ये मोनोपोली तोड़नी होगी, जिसके लिए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, ये खुला एकदम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और ये सेंट्रल जो रिजर्वेशन सिस्टम था, सीआरएस जो था, तो उसके बाहर जो सेंट्रल से सीधा ग्लोबल पे चला है. द जीडीएस वाज डेवलप्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस फॉर मैनेजिंग द इन्वेंट्री. अब जो था, ये जो इन्वेंट्री थी, जो ये पूरा जो मतलब जो ये हिसाब पत्तर, टिकट्स वगैरह, ये जो भी था, इसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए और ज्यादा इफेक्टिवली काम करने के लिए, बहुत ज्यादा सुचारू रूप से और तेजी से काम करने के लिए जीडीएस सिस्टम को डेवलप किया गया, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डेवलप किया गया. द न्यू एज सीआरएसएस आर एमेडियोस. तो नए जो सीआरएसएस थे 1987 में एमेडियोस आया, गैलीलियो आया 1987 में, और वर्ल्ड स्पैम आया 1990 में. तो द वर्ल्ड स्पैम एज अ जीडीएस वाज कॉम्बिनेशन ऑफ दातास 2 एंड पार्स. वही देखा मैंने, पार्स को इन्होंने बेसिक रखा हमेशा. तो जो वर्ल्ड स्पैन जो था जीडीएस के अंदर में, जो वर्ल्ड स्पैन जो था वो कॉम्बिनेशन था किसका, दातास. हमने पहला 1968 में दातास और पार्स कॉम्बिनेशन था. तो अब जो जीडीएस का इन्होंने पूछा था, ये मैंने थोड़ा सा जीडीएस का आपको वो बता दिया, हिस्ट्री क्या थी जीडीएस की. अब जो सवाल था,
क्योंकि आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया। अब यदि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीडीएस, तो जीडीएस क्या है? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है थ्रू विच sellers procure information related to available product and services by different vendors। GDS वो सिस्टम है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो एक सिस्टम है जो कि सेलर्स प्रोक्योर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अवेलेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट, जो सेल करते हैं, टिकट सेल करते हैं, उन लोगों को मार्केट के बारे में पता लग जाता है कि मार्केट में वेंडर्स जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, टिकट यानी उस चीज का प्रोडक्ट, आप टिकट किसकी बेचोगे? एयरलाइंस की। तो एयरलाइंस में क्या क्या प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं और सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट, और कौन कौन सी सर्विसेज। मैं एक सिंपल वे में समझा देता हूं व्हाट इज जीडीएस। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंडर में एक सेलर यानी ट्रैवल एजेंट हो गया या कोई टूर ऑपरेटर हो गया, उनको इस बात की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इस बात की खबर मिल जाती है कि कौन कौन सी एयरलाइंस या कौन कौन से प्रोडक्ट बेचने वाले या कौन कौन से वेंडर्स जो हैं, वेंडर्स यानी जो सामान बेचते हैं, वो वेंडर्स कौन कौन सा सामान बेच रहे हैं और उसमें कौन कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं। यानी अगर कोई एयरलाइंस अपने एयरलाइंस में ये कहता है कि मैं अपनी टिकट जो है, जो अपना जो इकोनॉमी क्लास है, वो मैं 3,000 रुपए में बेच रहा हूँ और उसमें सुविधाएं क्या है कि आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसमें आप अपनी सीट पहले से चुन सकते हैं। तो ये क्या होगा? वेंडर, समझ लीजिए मैं बात की बात बोलता हूँ इंडिगो एयरलाइंस, तो इंडिगो एयरलाइंस वेंडर हो गया, उसने अपनी क्या क्या सुविधा प्रोडक्ट्स दिए, हमारी ये एयरलाइंस है, ये हमारे इतने चेयर्स हैं और इतने सीट्स हैं, इतना खाना है, ये सुविधाएं हैं, ऐसी बसेस हैं। अब और क्या सुविधाएं वो दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, यहाँ पे टिकट का रेट कम मिलेगा, वाइल ट्रैवलिंग आपको सामने एक टीवी मिलेगा, ऐसी सुविधाएं। तो ये हो गया वेंडर्स जो सुविधाएं देते हैं उसके, और जो सामान भी देते हैं उसके बारे में एक ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर को पता चलता है जीडीएस के थ्रू से। ठीक है। दीज ट्रैवल सोल्यूशंस कैन बी अंडरस्टूड एज होलसेल सुपरमार्केट्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। जैसे बाजार में आप होलसेलर से माल लेते हो तो आपको हर चीज के बारे में डिटेल्स में बताई जाती है और आपको कम पैसे में मिलता है। उसको लाके जब आप रिटेल में बेचते हो तो ज्यादा फायदा लेके बेचते हो। अगर आप होलसेल से कोई चीज 10 की लेते हो तो आप दुकान में लाके उसको 11 या 12 की बेचते हो। तो ये जो बेचने वाला बंदा हुआ वो हो गया ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर हो गया। ठीक है। तो ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर बीच का बंदा है, होलसेलर हो गया आपका एयरलाइंस हो गई या जो भी वेंडर या जो भी आपका मेन प्रोडक्ट बेचने वाला होगा, और आपने जो रिटेल किया, जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहा है वो हो गया आपका जो सामान है, यानी वो सुपर मार्केट हो गया। यानी हर वेंडर, हर एयरलाइंस के बारे में आपको ये पता रहेगा कि, और ये सिर्फ मैं एयरलाइंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हर जगह, ये हर जगह, ये ट्रेनों में भी यही सिस्टम है और हर जगह भी सिस्टम चालू हो गया जीडीएस वाला। तो अब एक ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर को ये अच्छे से मालूम है कि कौन कौन सा वेंडर यानी कौन कौन से एयरलाइंस क्या क्या चीजें बेच रही हैं, और वो जो होलसेल मार्केट है यानी विस्तारा हो गया, इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, इंडियन एयरलाइंस हो गया, ये होलसेल मार्केट है। वहां से सीधा माल उठाओ यानी टिकट उठाओ और आप फिर अपने कस्टमर्स को बेचो। तो ये इसके बारे में सुपर मार्केट है। और टूरिज्म इंडस्ट्री विच इज मेंट फॉर सप्लायर्स, जो सिर्फ सप्लायर्स के लिए है। जो जीडीएस और ये सीआरएस का सिस्टम है ये सप्लायर्स के लिए यूजफुल है। ठीक है। इंटरमीडियरीज जो बीच में काम करते हैं, यानी जो जिन्हें आप कह सकते हैं कि जो लोग छोटे मोटे टिकट विक्रेता हैं जो कि टिकट उठाते हैं और बेचते हैं लोगों को। सेलर्स जो बेचने वाले ट्रैवल, टूर ऑपरेटर्स, एंड ऑल्सो फॉर ट्रैवलर्स टू सम एक्सटेंट। बट ट्रैवलर्स के लिए कुछ हद तक ट्रैवलर्स के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, पूरी तरह नहीं, क्योंकि ये मेनली होलसेलर से, जब एक आदमी दुकानदार, एक रिटेलर, बेसिकली आप कहो तो जीडीएस और सीआरएस आप लिख सकते हो कि इट इज बेसिकली मेंट फॉर द रिटेलर्स। इट इज बेसिकली मेंट फॉर द रिटेलर्स हु look out for the products and services from the vendors and sell them to the customers। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन जीडीएस एंड सीआरएस। क्या क्या विभिन्नताएं हैं, समानताएं नहीं पूछिए, विभिन्नताएं पूछिए। GDS has come into existence after CRS, but both are dependent on each other for travel related। GDS जो है, CRS पहले आया। अब पहले डिफरेंस क्या है देख लीजिए। CRS पहले आया, सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम,
और जीडीएस बाद में आया, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाद में आया। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर आधारित है, निर्धारित है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि बुकिंग करने के लिए, कोई भी टिकट बुकिंग करने के लिए। सीआरएस इज बेसिकली अ रिजर्वेशन सिस्टम डेवलप्ड फॉर इंडिविजुअल वेंडर्स। सीआरएस जो है वो किनके लिए है? इंडिविजुअल वेंडर्स के लिए। समझ लो, मैं बताता हूं आपको। जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी एक कंप्यूटर जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो बना ली, ठीक है। जो कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम बोल रहा था, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम जो है, तो वो जो इन्होंने बना लिया अपना, इंडिगो की पर्सनल जो कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें कोई दूसरा बंदा नहीं घुस सकता, ठीक है। तो वो उस बंदे का इंडिविजुअल होगा, एज अ वेंडर, एज अ प्रोडक्ट बनाने वाला या कारखाने वाला जो इंडिगो है उसका अपना सीआरएस होता है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स और ट्रैवल एजेंट्स कनेक्टेड टू जीडीएस एंड CRS is basically reservation system developed for individual vendors, online travel agents and travel agent connected to GDS, and it gives access to CRSs of multiple vendors. तो ये क्या करता है? जो CRS आपको एक्सेस देता है अलग अलग जो कंपनियों के CRS है उनके साथ। तो जब आप GDS से जुड़ जाते हैं तो GDS क्या करता है? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको अलग अलग CRS से जोड़ता है। इंडिगो का CRS के बारे में आपको बताएगा, आपको वो विस्तारा के बारे में बताएगा, आपको स्पाइस जेट के बारे में बताएगा, यानी हर किसी का जो पर्सनल सीआरएस है उसके बारे में आपको बताएगा ये जीडीएस। तो सीआरएस छोटे छोटे टुकड़ों में उन सबको जोड़ के रखने वाला है जीडीएस, ठीक है। सीआरएस होल्ड इन्वेंट्री विच कैन बी सर्च फॉर एंड बुक्ड बाय ट्रैवल एजेंट्स थ्रू जीडीएस। अब सीआरएस जो इन्वेंट्री जो है, हमारी जो डिटेल लिस्ट होती है, जो मैं पहले बता रहा था, जो इन्वेंट्री जो है, जो डिटेल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, सीट्स या जो भी डिटेल उनकी लिस्ट है, सीआरएस वो सारी डिटेल लिस्ट अपने पास रखती है जो आप सर्च कर सकते हैं जिसके बारे में। मतलब कि आपको इंडिगो के बारे में जानना है, कैसे जानोगे? इंडिगो के सीआरएस के बारे में, कि इंडिगो के सीआरएस में, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम में कौन कौन सी सुविधाएं, आपको ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू घुसना होगा। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके थ्रू से ही आप उसके बारे में जान सकते हैं। अ जीडीएस सिस्टम इज कनेक्टेड टू सीआरएस ऑफ ए वेंडर विच प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन थ्रू अ डेटाबेस। जीडीएस जो है वो हर वेंडर के सीआरएस, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ। आप एक चीज याद रखें, सीआरएस पर्सनल है, जीडीएस ग्लोबल यानी सबको लेके चलने वाला, सीआरएस कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर वाला, ये याद रख लीजिए। तो जीडीएस सिस्टम है जो कि सारे के सारे सीआरएस, जितने भी वेंडर्स हैं उनके सब सीआरएस को कनेक्ट करके रखता है, विच प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन थ्रू डेटाबेस, जो फटाक से आपको किसी भी कंपनी के बारे में, उनके सीआरएस के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उनके डेटाबेस के बारे में, उनके डेटाबेस के थ्रू से, जो भी डेटाबेस वहां पे है। An inquiry made by travel agent through GDS is transferred to the CRS of related vendors and information is retrieved from its database and airline tickets can be booked. तो क्या होता है? अब मैं आपको बड़ा ही सिंपल सा इसका एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है जीडीएस और सीआरएस। goibibo.com ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, travel.com ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब आप जब इस ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाते हैं, आप क्या लिखते हैं? इस तारीख को इस एयरलाइंस की सीट में कितनी बुकिंग है और उसके प्राइस क्या मनी है, यहां से यहां तक मुझे जाना है। आपने मारा वो नंबर उस पे फोन पे, सारा का सारा इंफॉर्मेशन वो जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू से चला गया कहां पे? इंडिगो के पास में, स्पाइस जेट के पास में, विस्तारा के पास में, इंडियन एयरलाइंस के पास में। वहां से सीधा इंफॉर्मेशन कहां पे आया? गोआईबीबो के पास आया, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पास आया, सबके पास आया, अलग अलग तरीके से सबके पास आया। सारा कहां आके जुड़ा? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेक माई ट्रिप, goibibo.com, इन पे आके जुड़ गए, ठीक है। अब यहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि इंडिगो के क्या प्राइसेस हैं, विस्तारा के क्या प्राइसेस हैं, स्पाइस जेट के क्या प्राइसेस। यानी एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपना सारा का सारा इंफॉर्मेशन भेजता है सीआरएसएस को, अलग अलग वेंडर्स के, वहां सीआरएस फिर दोबारा फटाक से अपनी इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि हमारी ये अवेलेबिलिटी है। उसके बाद वहां से जीडीएस से आपको सीधा इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अलग अलग वेंडर्स के पास जो सीआरएस है उसमें क्या क्या अवेलेबिलिटीज है। बड़ा सिंपल सा। द मेजर डिफरेंस लाइज इन मल्टीपल ऑफरिंग्स बाय जीडीएस इन कंपैरिजन टू सीआरएस।
जीडीएस आपको मल्टीपल ऑफरिंग्स करता है, यानी जीडीएस आपको बहुत सारी ऑप्शंस देता है जो कि सीआरएस नहीं दे पाएगी। तो आप समझ ही गए होंगे, सीआरएस पर्सनल, मैंने पहले बताया सीआरएस पर्सनल है, जीडीएस ग्लोबल। तो सीआरएस आपको उसी कंपनी के बारे में ही बताएगी, सिर्फ इंडिगो के बारे में बताएगी। सीआरएस, इंडिगो की सीआरएस आपको कभी भी स्पाइस जेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकती। सेम गोज फॉर स्पाइस जेट का सीआरएस आपको दूसरे के बारे में। तो इस तरीके से जीडीएस जो है आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, यानी सभी सीआरएस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन सीआरएस आपको कभी भी सारे सीआरएस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। ये मेन डिफरेंस है, याद रखिएगा इसको। जीडीएस ऑफर्स एक्सेस टू सीआरएस ऑफ वेरियस वेंडर्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस रिलेटेड टू ट्रैवल सच एज एकोमोडेशन, होटल, एयरलाइन, कार रेंटल्स, डेस्टिनेशन। मैंने वही कहा, सिर्फ एयरलाइंस नहीं है, आपको एक जीडीएस, यानी आप अगर होटल के बारे में जानना चाहते हैं, goibibo.com पे आप ट्रैवल, होटल सब आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको एयरलाइंस के बारे में जानने को मिल जाता है। कार रेंटल, आप कार कैसे बुक करेंगे ये भी आपको डिटेल्स मिल जाता है जीडीएस में। ये जीडीएस में ही संभव है, ये सीआरएस में संभव नहीं। अगर आपको ओला उबेर में जाना बुक करना है तो आप अगर किसी जीडीएस में जाते हैं, किसी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वहां आपको उसका भी रेट बता देगा कि रूम का कितना भाड़ा है, फ्लाइट का कितना भाड़ा है, कार का कितना है। लेकिन अगर आप ओला उबेर के पर्सनल सीआरएस में जाते हैं, कंप्यूटर रिजर्वेशन, तो आप सिर्फ ओला या उबेर के बारे में ही जान पाएंगे, दूसरों के बारे में नहीं जानेंगे। अ पर्टिकुलर सीआरएस इज मेंट फॉर वन वेंडर, मैंने वही कहा, एक सीआरएस एक वेंडर के लिए होता है, पर्सनल होता है, हर वेंडर का पर्सनल सीआरएस होता है। Hence GDS acts as gateway to CRS of India। तो GDS क्या है, गेटवे है, यानी गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट आप समझ लो कि GDS जो है वो दरवाजा है, बड़ा दरवाजा, जहां से आप सारे के सारे सीआरएस में घुस सकते हैं। ये GDS बड़ा दरवाजा, घुसे, अरे एक सीआरएस, दूसरा सीआरएस, तीसरा सीआरएस, चौथा सीआरएस, सिंपल है। इट बिकम इजी फॉर ट्रैवल एजेंट और कस्टमर टू मेक परचेज। इसमें क्या होता है, ट्रैवल एजेंट के लिए या कस्टमर के लिए खरीदने में, टिकट खरीदने में आसानी होती है, क्योंकि उसको 1000 ऑप्शन मिल जाते हैं जीडीएस के थ्रू, लेकिन सीआरएस के थ्रू उसको सारे ऑप्शन नहीं मिलते, एक ही ऑप्शन मिलता है। अ सिंगल जीडीएस यूज टू चूज बुक सेवरल प्रोडक्ट्स वेंडर्स रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म अक्रॉस द ग्लोब। एक जीडीएस, एक सिंगल जीडीएस, यानी makeMyTrip.com, goibibo.com, ये आपको वेंडर्स, एक ट्रैवल और टूरिज्म में जितने भी वेंडर्स होते हैं, चाहे वो होटल वाले हो, एकोमोडेशन वाले हो, कार रेंटल हो, आपका फूडिंग हो, आपका एयरलाइंस हो, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको एक जीडीएस एक साथ दे सकता है, जहां से आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आप सीआरएस में नहीं चूज कर सकते। सीआरएस वाज क्रिएटेड बाय एयरलाइंस फॉर देयर ओन यूजेज। सीआरएस जो तैयार किया गया था वो एयरलाइंस के थ्रू से तैयार किया गया था, ये एयरलाइंस ने अपने पर्सनल यूज के लिए तैयार किया था सीआरएस को, ये याद रखिएगा। सीआरएस एयरलाइंस ने अपने पर्सनल यूज के लिए तैयार किया था। There was necessity to have a common window through which each CRS can be accessed for searching and booking। तो जब हर एयरलाइंस का अपना अपना कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम चालू हो गया, तो सबको एक जरूरत थी ऐसे माध्यम की जिसके थ्रू से वो लोग सारे के सारे सीआरएस के बारे में एक इंसान या एक ट्रैवल एजेंट या एक ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर जान सके एक ही वक्त में। मैं सबके इंफॉर्मेशन एक साथ कैसे ले सकूं, ये बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब कॉन्सेप्ट आया जीडीएस का, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया कि भाई आपके लिए जीडीएस का दरवाजा खुला, अब आप इसके अंदर घुसिए, अब आप हर सीआरएस के बारे में। सिंपल बता दूं आपको, जीडीएस एक आपका शॉपिंग मॉल है और सीआरएस वहां पे रखे हुए प्रोडक्ट्स। आप शॉपिंग मॉल में घुसे, आपने देखा शॉपिंग मॉल का जो गेट है वो है जीडीएस का गेट, अंदर घुसे, साबुन रखा है, एक सीआरएस, रिन कंपनी का सीआरएस, एक वर्मिसेली रखा हुआ है, वो बॉम्बिनो कंपनी का वर्मिसेली सीआरएस, कहीं पे काजू रखे हुए हैं, इस कंपनी का सीआरएस, बस। A GDS architecture is an integration of horizontal and vertical CRSs which can offer information about all the products of vendors connected through their। एक ही चीज बार बार लिखी है कि भाई वो GDS एक ऐसी चीज है जिसमें कि जिसके अंदर में आपके सारे के सारे CRS। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है, छोटा सा, इसको आपको थोड़ा अब अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ा के लिखना है। तो छठा सवाल हमारा यही खत्म होता है। सातवां प्रश्न, एक्सप्लेन द वेरियस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड देयर रिलेवेंस फॉर द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म। तो कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज, जो प्रौद्योगिकीकरण हो रहा है उसमें कौन कौन से नए प्रौद्योगिकीकरण में क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पे। और
इन रेलिवेंस विथ फ्यूचर टूरिज्म की फ्यूचर टूरिज्म में उनकी क्या क्या उनके उपयोग क्या क्या होंगे, उनकी क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी और किन से वो टूरिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से। जो आप सबको पता है फ़ोन बेस्ड ऐप आ गए हैं, आप फ़ोन पे बुक कर सकते हैं टिकटें। ये तो अब इंटरनेट आ गया है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो आप किसी भी जगह को बहुत खूबसूरती से पहले ही देख सकते हैं। अब तो वो हो गया ज़माना कि आप 3D में भी किसी जगह को देख सकते हैं, आप वो 360 डिग्री वाला व्यू देख सकते हैं। तो ये सब जितना जितना आगे बढ़ेगा टेक्नोलॉजी, उतना आपको आसानी होगी, उतना हर एक ट्रैवलर को, एक टूरिस्ट को आसानी होगी किसी जगह पहुंचने में और उसके बारे में जानने में और वहाँ की टिकट को खरीदने में, और हर सुख सुविधा वो अपने घर बैठे जल्द से जल्द हासिल कर सकता है, जिसके लिए पहले से बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द डायनेमिक्स ऑफ ट्रैवल बिजनेस, की टेक्नोलॉजी जो है उसने ट्रैवल बिजनेस के डायनेमिक्स को पूरा चेंज करके रख दिया है। कि पहले टेक्नोलॉजी जब नहीं थी इतनी, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लोगों को जाके टिकटें लेनी पड़ती थी, लोगों को या तो न्यूज़पेपर में तो पोस्ट कार्ड आते थे, उस पर उन लोगों को फोटोज़ देख के अंदाज़ा लगा के जाना पड़ता था, कभी कोई खुश होता था, कोई नहीं भी होता था। आज तो आपके पास पूरा पूरा का पूरा यूट्यूब है, इंटरनेट है, आप हर चीज़ का ज्ञान वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ब्रॉड सम चैलेंजेस फॉर द, लेकिन इसने कुछ चैलेंजेस को भी यहाँ पे पैदा किया है, सुविधाएं भी दी हैं और चैलेंजेस भी पैदा किए हैं अलॉन्ग द मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, लेकिन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी इसने प्रदान की हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री क्या क्या दी हैं इसने, जो टेक्नोलॉजी ने है अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या दे दी हैं कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी अ टूरिस्ट कैन गेट इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टूरिस्ट प्लेसेस। तो इंटरनेट के माध्यम से और डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी आपके पास जो फ़ोन है या आपके घर पे जो कंप्यूटर है जो है, इन सब के माध्यम से अ टूरिस्ट कैन गेट इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टूरिस्ट प्लेसेस। एक टूरिस्ट को, एक यात्री को किसी भी जगह की, टूरिस्ट प्लेस की, जो एक टूरिस्ट स्पॉट होता है या यात्रा का एक जो डेस्टिनेशन होता है, खूबसूरत जगह होती है जहाँ वो जाना चाहता है, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है घर बैठे। वेरियस टूरिज्म एजेंसीज, कौन कौन सी टूरिज्म एजेंसीज हैं, जैसे goibibo.com हो गया, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, इनके बारे में भी आप घर बैठे आप पता कर सकते हैं। अगर आप खुद से सब अरेंज नहीं कर सकते, आप इनके थ्रू से जाइए, आपको बहुत आसानी से सारा आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। हाँ, एंड देयर सर्विसेज, और कौन कौन सी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एक तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया, या जो टूरिज्म, जो हमारे टूरिस्ट एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर है, वो लोग कौन सी सर्विसेज देते हैं। नाउ वन कैन मेक ऑल टाइप ऑफ ट्रैवल रिलेटेड बुकिंग्स ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट्स एंड ऐप्स। आज के डेट में हर कोई घर बैठे, वही मैंने जो कहा कि ट्रैवल रिलेटेड बुकिंग के, आपके ट्रैवल में सिर्फ और सिर्फ जाना आना नहीं होता है। आप कहीं जाते हैं तो उसके लिए आपको कहीं रहना, खाना, कौन कौन से साइट्स आप देखेंगे, वहाँ की कैब, वहाँ की रिक्शा वगैरह, सारा डिटेल्स आप घर बैठे ही बुक कर सकते हैं। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत होती नहीं। थ्रू वेबसाइट्स एंड ऐप्स, अलग अलग वेबसाइट्स हैं आपके पास, अलग अलग ऐप्स हैं आपके पास, अलग अलग जो ट्रैवल एजेंट हैं उन लोगों के ऐप्स भी निकले हुए हैं, वेबसाइट्स भी हैं उनकी, आप वो ढूंढ के आराम से वहाँ पे जाके अपना डिटेल्स बुक कर सकते हैं। ऑफ द डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स इवन फ्रॉम रिमोट लोकेशंस, यहाँ तक कि आप अगर गांव खेड़े में भी रहते हैं, बहुत अंदरूनी इलाकों में भी रहते हैं, तो भी आप आसानी से ये काम कर सकते हैं बुकिंग का, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, इन टूडेज लाइफ द टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग सच एन इम्पॉर्टेंट रोल कि you people or me or anyone can book all his plan all his tours and travels sitting at home with the help of a mobile phone or a computer. It's very easy process कि if you want to go somewhere, you get the information through the internet from your mobile or your computer, and after that you try to find out any agency or the proper way. If you want to plan your tour or travel yourself, you can plan it by yourself as well. You can go to directly to the airlines website, you can book a flight, or you can go to a travel agent or travel agency or tour operator like goibibo.com, travel.com, जो भी हैं ये लोग, तो you can go there, you can book your entire trip over there, not only the traveling portion but the accommodation portion, your cabs, your food, everything will be there. The presence of technology has made buying and selling tourism services easier. तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि टूरिज्म का जो सर्विसेज है, यानी ट्रैवल हो गया, फ्लाइट, ट्रेन, कैब, खाना, होटल, साइट सीइंग, हर चीज़, इन सबको बड़ा आसान बना दिया है
बहुत ईजी हो गया है आपके पास पहुंचना इनका, बहुत तेज़ी से पहुंच जाते हैं, एक क्लिक में आप कुछ भी बुक कर सकते हो। और सेफ़र है। सेफ़र क्यों है? क्योंकि इनका रिकॉर्ड कहीं पर है और ये वेरीफाइड है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो यू कैन लॉज अ कंप्लेन अगेंस्ट देम, क्योंकि आपके पास पूरा प्रूफ रहेगा। तो इट्स अ सेफ साइट एंड द टूरिज्म इंडस्ट्री इज फ्लरिशिंग डे बाई डे। और इसी वजह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो दिन पर दिन और ज़्यादा फलती और फूलती जा रही है। अब हम जानते हैं कि ये जो पूछा था सवाल कि एक्सप्लेन वेरियस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या हैं, तो है गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजीज लाइक जीपीएस। जीपीएस आ गया है। अगर आप किसी कैब में जा रहे हैं, आपको कहीं पहुंचना है या आपके घर से आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आप जीपीएस ऑन कीजिए, उस जगह का आप पता डालिए, अपने घर से आप पता डालिए, आपको पूरा रूट दिखा देगा, आपको अलियां गलियां दिख जाएंगी, आपको कौन से रूट से जल्दी पहुंचना वो दिख जाएगा, आप बाई ट्रेन कैसे जल्दी पहुंच सकते हो वो बता देगा, आप बाई कार कैसे पहुंच सकते हो, आप बाई बाइक कैसे पहुंच सकते हो, आप फ्लाइट से, हर चीज़ आपको जीपीएस में बता दी जाती है। स्मार्टफोन्स, आपके पास स्मार्टफोन्स तो अब तो खैर ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, जब से वो रिलायंस बाबा जी ने 500 रुपये वाला फ़ोन दिया था सबके हाथ में, तब से सभी के हाथ में फ़ोन आ गया। तो स्मार्टफोन्स ने तो, मतलब ये मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा बोल रहा हूँ, स्मार्टफोन्स ने ज़िंदगियाँ बर्बाद करके रख दी है, लेकिन हेल्पफुल भी है। आज के ज़माने में इसके बिना आप चल भी नहीं सकते, क्योंकि पहले हम जब बाहर जाते थे तो मम्मी पापा खबर नहीं ले पाते थे। अब तो आप कहीं भी जाएँ तो ट्यूशन भी बच्चे जाते तो हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, अरे बेटा कहाँ हो, तो इतने क्विक हो गया, ईजी हो गया, सेफ हो गया। तो स्मार्टफोन्स ने आपको बहुत ज़्यादा आसानी से हर चीज़ें पहुँचा दी आपके पास सर्विसेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैं पहले बात कर रहा था, एआई जिसका हम बोलते हैं, आज की डेट में एआई एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एआई की मदद से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब तो लोगों की आवाज़ें नकल होने लग गई, लोगों के चेहरे नकल होने लग गए। तो कोई भी डेस्टिनेशन की फोटो निकाल के उसको एक 3D बना के, 360 डिग्री बना के आपके सामने एआई अगर पेश कर दे तो आपको वहाँ की खूबसूरती घर बैठे पता चल जाती है क्या है। ठीक है। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स आ गया है। आप कहीं जाते हैं, ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ पे अब रोबोट्स काम करते हैं। इवन मतलब एक हिसाब से अगर आप देखें कि आप चाय जो कॉफ़ी पीते हैं, वो कॉफ़ी मशीन जो इट्स काइंड ऑफ अ रोबोट, कि आप जाते हैं वहाँ पे, वो कप पकड़ते हैं, वो अचानक अंदर से आप जो जो सेटिंग डालते हैं उसमें डालते हैं, वो आपका गिर। तो ये रोबोटिक्स, और ऐसे बहुत सी जगह जहाँ पे रोबोट्स काम करते हैं आज की डेट में, बहुत सी जगह हैं। एक आप देखते हैं जहाँ पे जब आप वो एयरपोर्ट की गेट को क्रॉस करते हैं तो वो मेटल डिटेक्टर जो रहता है जो भी, तो इट्स काइंड ऑफ रोबोट, वो आपको डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है। एंड द इंटरनेट हैव ऑलरेडी ब्रॉट चेंजेस दैट फैसिलिटेट टूरिस्ट। और इंटरनेट जो है ये तो बेसिक चीज़ है, बिना इंटरनेट के तो आप ये सब चला नहीं सकते। तो इंटरनेट ने क्या किया है, टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, बहुत ज़्यादा उनको उनको आगे बढ़ाया है, उनको उनको सुख सुविधाएं दी हैं, उनको बहुत सारा क्या कहते हैं, प्रोत्साहन दिया है एक टूरिस्ट को, कि आप आगे बढ़िए और टूर कीजिए, आप ट्रैवल कीजिए। एंड सर्विस डिलीवरी इन द एंटायर सप्लाई चेन, तो पूरी जो सप्लाई चेन है उसमें सर्विस डिलीवरी करने में और एक टूरिस्ट को प्रोत्साहन देने में इन टेक्नोलॉजीज ने बहुत बड़ा काम किया, इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो सम ऑफ द मेरिट्स दैट नेसेसिटेट द यूसेज ऑफ आईटी इन द टूरिज्म आर एज फॉलो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारी, आईटी जो है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है आईटी के बारे में कि कुछ मेरिट्स, उसके कुछ फायदे जो कि टूरिज्म में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कुछ फायदे हैं वो। आईटी प्रोवाइड्स अ कम्पिटिटिव एंड एन ओपन ग्लोबल मार्केट। वो हमने जो जीडीएस जो इसके पहले बात की थी कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो आईटी क्या करता है, कम्पिटिटिव मार्केट तैयार करता है इंफॉर्मेशन के, कोई सस्ते में दे रहा है, कोई ज़्यादा में दे रहा है, तो उसको लगे अच्छा वो सस्ते में दे रहा है सर्विसेज तो मैं और कम में दूंगा, कंपटीशन चालू हो जाता है। इससे फ़ायदा किसको होता है, टूरिस्ट को फ़ायदा होता है कि भाई वो आपस में लड़ रहे हैं लेकिन फ़ायदा मुझे होगा क्योंकि मुझे और कम में एक प्रोडक्ट मिलेगा। एंड ओपन ग्लोबल मार्केट, और पूरे दुनिया में एक ओपन मार्केट हो जाता है। कोई भी आओ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू में, आप लड़ो, अपनी जगह बनाओ, आप अपनी सर्विसेज दो, अगर ठीक होंगी तो लोग लेंगे, नहीं होगी तो लोग नहीं लेंगे। सेकंड, टूरिस्ट कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी कोने से एक टूरिस्ट आकर्षित हो जाता है आज की डेट में इन आईटी के लिए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके लिए, किसी भी ट्रैवल और टूरिज्म की तरफ उसको आराम से ये आईटी आकर्षित कर सकती है। टेक्नोलॉजी के मेक्स द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इजी, सेफ एंड ट्रांसपेरेंट। टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, कोई भी सर्विस यानी जो आपको, जैसे फ्लाइट बुकिंग हो गई, आपको होटल बुकिंग हो गई, आपका कैब बुकिंग हो गया, खाना बुकिंग हो गया, ये सब चीज़ों को क्या किया टेक्नोलॉजी ने, बहुत ज़्यादा इजी कर दिया, बहुत आसान कर दिया। आप फ़ोन पे बैठे टक से मारेंगे और बुक हो जाता है वो, चाहे आप कंप्यूटर पे करेंगे, क्लिक करेंगे माउस का तो हो जाता है। दूसरा है सेफ, बहुत सेफ कर दिया है इसको कि आपके पास अब सबूत रहते हैं, आप जिस चीज़ को बुक करते हैं कि अगर सबूत है, अगर कुछ होती है गड़बड़ तो आप जाके पुलिस में कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तीसरा,
ट्रांसपेरेंट, यानी ये बिल्कुल खोल दिया है हर चीज़ को। अब छुपन छुपाई वाली बात तो कुछ रही नहीं कि भाई साहब मेरे पास ये सर्विसेज हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, इतने पैसे में दे रहा हूँ, वो उतने पैसे में दे रहा है। अगर कुछ भी हिडन रहता है तो यू कैन अगेन चार्ज अगेंस्ट हिम, तो आप कर सकते हैं उसके बारे में। तो हर चीज़ अब खुल गई है, हर इन्फॉर्मेशन आपके घर पे है, पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। जो पहले का जो था छुपन छुपाई वाली बात, अब कुछ नहीं रही, और छुपा भी नहीं सकता कोई, पकड़ा जाएगा, क्योंकि भैया वायरल का ज़माना है। आपने एक बार डाल दी उसकी वीडियो तो वो कंपनी तो गई, ठीक है। न्यू डेस्टिनेशंस कैन बी इजीली प्रोमोटेड थ्रू सोशल मीडिया इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली। अच्छा, अब एक न्यू डेस्टिनेशन को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, समझ लीजिए कि एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन खुला, तो उसको आप लोगों के सामने प्रमोट जो करना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, किसी भी भैया जो आजकल इन्फ्लुएंसर जो लगे हुए हैं करोड़ों हजारों करोड़ों, उनमें से किसी को बुला लीजिए आप, वो आएगा आपके डेस्टिनेशन के बारे में एक बढ़िया सी वीडियो बनाएगा, डाल देगा, वायरल हो गया, उसके 1 मिलियन 10 मिलियन 50 मिलियन सब उसके व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता चला आपका जो वीडियो है, आपका डेस्टिनेशन है, वो इतने लोगों में एक झटके में पहुंच गया। सिर्फ एक वीडियो डाली और सबके पास उसकी नोटिफिकेशन गई, सबने देखी, एक साथ कितने लोगों के पास पहुंच गई, सोच लीजिए। तो ये बड़ा इजी हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू से। इकोनॉमिकली क्यों, पहले आपको उसको लोगों को बताने के लिए पैम्फलेट, तो ये तो किताबें, तो अलग जगह लिखना, तो न्यूज़पेपर्स में देना। अब क्या हो गया, आप फ्री में यूट्यूब पे एक वीडियो डालो, वायरल हो गया, जगह लोगों के पास पहुंच गई, लोग आना चालू हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक हो गया बिल्कुल, पैसे की कम पैसे में अब पूरा काम हो जाता है आपका पब्लिसिटी का। एंड एफिशिएंट बहुत तेज हो गया, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुचारू हो गया है, बहुत इजीली पहुंच जाता है। पहले की तरह अब इसके लिए बहुत कुछ प्लानिंग प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती है, आप सिर्फ वीडियो करो, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाओ, और सॉरी स्लिप ऑफ टंग, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाओ और आप उनको डाल दो वीडियो पे। अगला है एनहेंस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस इन बाइंग इंक्वायरिंग अबाउट सर्विसेज। अब क्या हुआ, कस्टमर के पास ऑप्शंस ज़्यादा आ गई हैं एक सर्विस खरीदने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए। यानी आप जानना चाहें कि आईबीबो पे एक फ़्लाइट और एक होटल का भाड़ा कितना है, और मेक माई ट्रिप पे एक होटल और फ्लाइट का भाड़ा कितना है, ये जानना आपके लिए बहुत आसान हो गया है मोबाइल पे और इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर्स पे। ये पहले इतना आसान नहीं था, आपको जाके पता करना पड़ता था। ड्यू टू टेक्नोलॉजी चांसेस ऑफ एरर इन सर्विस डिलीवरी रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर गलती बहुत कम करता है, मिनिमम चांसेस होते हैं, तो आपके पास कोई भी सर्विस जो पहुंचती है वो बिल्कुल सटीक पहुंचती है। जब मैनुअली होता है तो कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू से है तो आपके पास सटीक पहुंच जाएंगे। तो सवाल नंबर 8 पे अब आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऐप बेस्ड ट्रैवल बिजनेस मॉडल्स। ऐप बेस्ड ट्रैवल बिजनेस यानी जिन जिन कंपनियों के अपने ऐप हैं, सभी के अपने ऐप हैं। आप अगर देखें आज की डेट में ट्रैवल बिजनेस में सबके अपने अपने ऐप हैं, होटल्स के अपने ऐप हैं, एयरलाइंस के अपने ऐप हैं, आपके जो कैब्स हैं उनके अपने ऐप्स हैं, हर चीज़ के अपने अपने ऐप्स हैं। इनफैक्ट ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स के भी अपने अपने ऐप्स हैं, जिनके थ्रू से आप इजीली किसी भी जगह को जा सकते हैं। तो यही पूछा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऐप बेस्ड ट्रैवल बिजनेस, कि ऐप बेस्ड ट्रैवल बिजनेस जो है उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इस मॉडल का एडवांटेज। डिस्कस द IRCTC's मोबाइल बेस्ड ऐप बिजनेस मॉडल। IRCTC का मोबाइल बेस्ड जो ऐप बिजनेस है उसका क्या मॉडल है, उसके बारे में बताइए। तो ऐप बेस्ड बिजनेस हैज बोथ फंक्शनल एंड मार्केटिंग बेनिफिट्स। तो क्या है एडवांटेजेस ऑफ ऐप बेस्ड, किसी भी ऐप बेस्ड बिजनेस के हैज बोथ फंक्शनल एंड मार्केटिंग बेनिफिट्स। एक तो उसके काम करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है अगर ऐप रहेगा किसी कंपनी का, और दूसरा मार्केटिंग में बड़ी आसानी होती है। क्यों, आप ऐप डाउन करो, ऐप डाउन करने के बाद उस ऐप में उस कंपनी के बारे में या उस होटल के बारे में या उस एयरलाइंस के बारे में आपको फुल डिटेल्स मिल जाती हैं, कुछ भी छुपाया नहीं रहता। तो आप डिटेल्स में घर बैठे पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप उस हिसाब से आगे बढ़ो कि कौन से कंपनी को आपने चुना है और किसको आप प्रेफर करते हो। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं, जो सवाल पूछा गया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऐप बेस्ड ट्रैवल बिजनेस मॉडल, तो उसके एडवांटेजेस 6 एडवांटेजेस हैं, इनको आप थोड़ा दिमाग में ऐसे डाल लो, वहाँ आप अपने हिसाब से लिख लेना। डायरेक्ट क्विक एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कंपनी के साथ आपके डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है, आप सीधा सीधा कंपनी से बात करते हैं वहाँ पे। जब आप किसी ऐप के थ्रू से आप जाते हैं तो अगर आपने समझ लो इंडिगो का ऐप लिया तो आप सीधा इंडिगो से ही टैकल कर रहे हो या बातचीत कर रहे हो, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है। क्विक, जल्द से जल्द, क्योंकि खटाखट एक बटन दबाया हो गया।
एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत ही सुचारू एवं बहुत ही तेज और बहुत ही काम करने वाला, तेज इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है कि वो बहुत जल्द से जल्द आपका कम्युनिकेशन हो जाता है कंपनी के। सिंस द यूजर इंटरफेस ऑफ बोथ द कस्टमर एंड द मर्चेंट आइडेंटिफाइज ईच अदर, द कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द इंटरफेस हैपेंस क्विकली। क्योंकि जो इंटरफेस होता है उसका, जो ऐप का इंटरफेस होता है, और इंसान जिस हिसाब से एक इंटरफेस को चाहता है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत आसानी से मिल जाते हैं एक दूसरे से। एक पढ़ने वाले को भी बहुत आसानी होती है एक ऐप पे देखने के बाद कि क्या क्या लिखा है उसके बारे में, डिटेल्स जानने के बारे में, वो अपने हर चीज़ को कैलकुलेट कर सकता है। ठीक उसी तरह ऐप भी अपनी पूरे इंटरफेस को इस तरह रखता है ताकि जो पढ़ने वाला है उसको बड़ी आसानी हो सके। इन दोनों के चलते कम्युनिकेशन जो है दोनों के बीच में बड़ा जल्दी से जल्दी हो जाता है। दूसरा फायदा, पहला क्या हो गया कि कम्युनिकेशन बड़ा सेफ होता है, इफेक्टिव होता है, क्विक होता है। ठीक है। दूसरा है द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कस्टमर हेल्प्स द मार्केटर प्लान इट्स प्रोडक्ट एंड डिलीवरी एफिशिएंसी। अब क्या होता है जियोग्राफिकल लोकेशन, कंपनी को मैंने पहले बताया था, अगर ये अब जो टेक्नोलॉजी आई है इससे फायदा क्या रहता है कि हर ट्रैवलर का, हर टूरिस्ट का रिकॉर्ड रहता है। तो इसमें कंपनी को ये पता चल जाता है कि जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये टूरिस्ट या ये ट्रैवलर कहाँ से बिलोंग करता है। इंडिया से, अगर इंडिया से है तो केरला से, कि कोलकाता से, कि दिल्ली से, कि मुंबई से, अगर मुंबई से है तो क्या गांव की जगह से या शहर से, और अगर विदेश से है तो कौन से देश से। अब जिस देश से ज़्यादा लोग आते होंगे उस हिसाब से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है कि वो प्लान इट्स प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से, अगर एक अमेरिका का बंदा है तो उसको जिस तरीके की सुख सुविधाएं होटल में चाहिए, एक होटल वाला प्लान कर सकते कि मैं अपने होटल के कुछ कमरे अमेरिकन के लिए इस तरीके से प्लान करूंगा क्योंकि उनको ये वाली फैसिलिटीज चाहिए होती हैं। सेम गोज फॉर की डिलीवरी एफिशिएंसी भी हो जाती है कि अगर कोई प्रोडक्ट उसको देना है, किसी कस्टमर को उसने कुछ देना है कि भैया मुझे आपको ये वाली फ्लाइट की ये वाली सीट इकोनॉमी क्लास या फिर बिजनेस क्लास प्रोवाइड कर, तो बिजनेस क्लास में मैं आपको ये चीज़ें दे सकता हूँ, जल्द से जल्द दे सकता हूँ। कैसे? अगर मुझे पता हो कि आप कौन से देश से हैं और आपको किस तरीके की सुख सुविधाएं पसंद। तीसरा, तो पहला क्या हो गया कि डायरेक्ट और क्विक उनके साथ बातचीत, कम्युनिकेट हो जाता है। दूसरा, जियोग्राफिकल लोकेशन का पता चल जाता है कि बंदा कहाँ से आ रहा है, उससे इसको उसका प्रोडक्ट प्लान करने में और उसकी डिलीवरी करने में सुविधा होती है। तीसरा, नॉलेज अबाउट कस्टमर्स विथ रिस्पेक्ट टू द डेमोग्राफिक्स, जियोग्राफिकल लोकेशन, बाइंग बिहेवियर एंड मेनी अदर पर्सनल प्रेफरेंसेस हेल्प द मार्केटर अंडरस्टैंड द मार्केट डिमांड एंड अप्रोप्रिएट बिजनेस स्ट्रेटेजीज टू बी अडॉप्टेड। ये इन्होंने पिछला जो पॉइंट है उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बोला है। सेम चीज लिखा हुआ है कि कस्टमर के बारे में जब नॉलेज मिल जाती है, नॉलेज अबाउट द कस्टमर विथ रिस्पेक्ट टू डेमोग्राफिक्स, जियोग्राफिकल डेमोग्राफिक्स, वो कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से एरिया से बिलोंग करता है, कौन से देश से बिलोंग करता है, कौन से उपमहादेश से बिलोंग करता है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, वो क्या ले रहा है, इकोनॉमिक क्लास ले रहा है या वो बिजनेस क्लास ले रहा है, वो नॉर्मल रूम ले रहा है, एसी रूम ले रहा है, या बिजनेस सूट ले रहा है, या फिर हाई फाई सूट ले रहा है। ठीक है। एंड मैनी और भी बहुत सी पर्सनल प्रेफरेंसेस पता लग जाती हैं अगर आप ऐप है उसके थ्रू से। आपने जो बुकिंग की है वो देख लेता है कि इस बंदे ने क्या क्या प्रेफर किया। इससे क्या होता है, उसको अपना बिजनेस प्लान करने में आसानी होती है। ऐसे लोग मेरे पास ज़्यादा आते हैं, ऐसे लोग मेरे पास कम आते हैं, मैं इस हिसाब से अपने बिजनेस को डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, ये एक सुविधा हो जाती है और बिजनेस स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर लेता हूँ। चौथा, इंक्रीज नॉलेज अबाउट द कस्टमर डेवलप्स लॉयल कस्टमर्स। अब क्या होता है, कस्टमर्स के बारे में अगर एक कंपनी को नॉलेज ज़्यादा मिल जाती है, बहुत ज़्यादा, तो उससे लॉयल कस्टमर्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं लॉयल कस्टमर? अगर आपके बारे में, मैं एक होटेलियर हूं और मुझे आपके बारे में पता लग गया, ABC आप जो भी हैं, कि आपको ये सुख सुविधाएं चाहिए, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जब आप मेरे होटल में आओ तो मैं आपको वो सुख सुविधाएं तो करूंगा ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी करूंगा। अब क्या होगा, इससे आपको ये अच्छा लगेगा कि भाई जो चीज़ें मैं घर पे चाहता था वो चीज़ें मुझे यहाँ मिल रही हैं, वो हर सुख सुविधा मिल रही है, हर गाड़ी मिल रही है, हर फ्लाइट मिल रही है। तो मैं काम करता हूँ क्यों ना दोबारा इन्हीं के पास जाऊँ और 10 लोगों को और मेरे रिलेटिव्स को बोलूँ, दोस्तों को, भाई यहाँ चले जाए, यहाँ बड़ी सुख सुविधा मिल जाती है तेरे को, साथ में एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो आप भी लॉयल हो गए और ड्यू टू योर लॉयल्टी यू आर प्रोवाइडिंग अदर कस्टमर्स और एक्स्ट्रा कस्टमर्स टू द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। अच्छा, पांचवा, बेटर कम्युनिकेशन विद द कंपनी हेल्प्स कस्टमर्स इन आफ्टर सेल सर्विस एंड गाइडेंस। जो मैंने अब भी कहा थोड़ी देर पहले कि बेटर कम्युनिकेशन विद द कंपनी, जब आपकी कंपनी के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होती है एज ए कस्टमर, तो क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विस जो होती है,
वो जो होती है वो गाइडेंस करने में अच्छा। जो आपने अपना प्रोडक्ट सेल तो कर दिया, ठीक है, अब आप होटल में आ गए, इससे पहले जब आप घर पे थे आपकी कंपनी से ये बातचीत हुई, उसके एक रिप्रेजेंटेटिव ने आपको फ़ोन किया कि सर आपकी बुकिंग हो गई है, आप इस दिन आ रहे हैं, ये हम लोग ऐसे आपको वहाँ से पिकअप करें। अब कस्टमर बोल ही सकता है कि भाई मुझे बीच में थोड़ा सा कहीं पे रुकना होगा, बिकॉज मुझे ये बीमारी है तो आई नीड टू ईट समवेयर, आपका रास्ता लंबा है 4 घंटे का, तो आई नीड टू। तो होटल वाला कहेगा श्योरली सर, वी विल प्रोवाइड यू विथ सम काइंड ऑफ अ ब्रेक ड्यूरिंग द जर्नी एंड यू विल हैव योर मील ओवर देयर, आफ्टर दैट यू विल कंटिन्यू विथ योर ट्रैवल टूवर्ड्स द होटल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन करने से ये सुविधा प्रदान करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और आफ्टर सेल सर्विस, यानी आपने प्रोडक्ट बेचने के बाद जब वो बंदा आपके वहाँ आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, बीच में कहीं रोकते हो, उसको खाना खिला देते हो, तो वो कहता है कि चलो अब मैं ठीक हूँ, अब मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, अब आप चल सकते। ये जो आपने आफ्टर सेल के बाद भी जो सर्विस उसको प्रोवाइड की, इसमें वो बंदा खुश हो, और एक्स्ट्रा जो प्रोवाइड किया आपने। और गाइड भी आप कर सकते हो उसको, कि आपने बातचीत कर ली, उसको कुछ पता नहीं तो आप उसको गाइड करो, देखिए सर ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, आप इस रूट से आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप उस वाले होटल में खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द रिवर्स कम्युनिकेशन फ्रॉम द कस्टमर टू द कंपनी हेल्प्स इन एनहांस रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड द क्लाइंट। वही अगर जब कस्टमर अब कंपनी से बात करता है तो दोनों के रिलेशन अच्छे होते हैं, कंपनी के और क्लाइंट के दोनों के रिलेशन अच्छे होते हैं। एक ही पॉइंट को इन्होंने बढ़ा चढ़ा के लिखा, मेन मुद्दा यही है। छठा और आखिरी जो है, द क्लाइंट यूजिंग द बिजनेस ऐप इन हिज मोबाइल स्टैंड्स आउट फ्रॉम द क्राउड एंड गेट्स प्रायोरिटी इन एक्सेस एंड बुकिंग। अब क्या होता है, जिसके मोबाइल पे वो ऐप है, जब वो बुकिंग करता है और वो बंदा जो होटल पे आके बुकिंग करता है, इन दोनों में फर्क हो जाता है। आप जब रेगुलरली ऐप से बुक करते हो तो आपको वो लोग प्रेफर थोड़ा ज़्यादा करेंगे, भाई इसने मेरे ऐप से पहले से बुकिंग की है, मुझे पैसे भी पहले से दे दिए हैं। तो क्या होता है, आपके जब आप ऐप से बुक करते हैं ना, तो आपकी डिटेल्स, जैसे आपने उसमें अपना पैन डाला, आपने आधार डाला, तो क्या होता है कि आप, वो आदमी, वो 10 लोग जो कि होटल पे आके बुकिंग करते हैं, उनकी पहचान होटल में आने से पहले नहीं है होटल को, लेकिन आपकी पहचान होटल में आने से पहले है उसको, क्योंकि आपका आधार, आपका पैन उनके पास है। इन सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है फायदा, कि होटल वालों के लिए आप भीड़ से अलग हो जाते हैं, आप स्पेशल हो जाते हैं, कि वो आपके बारे में हर चीज़ जानते हैं। इससे उनको सुविधा होती है आपके बारे में, आपको हैंडल करने में, आपके बारे में जानने में, और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने में। तो आप बाकी भीड़ से अलग हो जाते हो ये ऐप अगर आप यूज़ करते हो। तो ये है कुछ सिंपल से 6 इसके एडवांटेज हैं, इनको बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा। अब आते हैं हम लोग, जो पूछा गया है सेकेंड पार्ट जो है, कि डिस्कस द IRCTC मोबाइल बेस्ड ऐप बिजनेस मॉडल। तो IRCTC मोबाइल बेस्ड जो बिजनेस मॉडल है उसका क्या क्या उसका थोड़ा, उसका बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसका क्या डिटेल्स है, ठीक है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, दिमाग में बिठा लीजिए, इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड इज सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे। ये इंडियन रेलवे से सब्सिडी मिलती है इसको, उसके अंडर में सब्सिडी आती है इसकी, और ये, लेकिन ये है इस वक्त पब्लिक सेक्टर में आ जाता है, इसको पब्लिक सेक्टर, ये मतलब आपका प्राइवेट सेक्टर नहीं है, पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं है, पब्लिक सेक्टर है। द फंक्शंस ऑफ IRCTC इंक्लूड ऑनलाइन टिकटिंग, केटरिंग एंड सेलिंग ड्रिंकिंग वाटर ऑन ट्रेन एंड द रेलवे स्टेशन। IRCTC का मुख्य काम क्या है, मुख्य काम है कि ऑनलाइन टिकटिंग हो जाती है इससे। जो इन्होंने पूछा है कि उसका थोड़ा ट्रैवल बिजनेस का जो मॉडल बताइए, तो उनका मॉडल क्या है कि इनके थ्रू से आप ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं ट्रेन की, आप केटरिंग, जो खाना कहीं भी किसी भी स्टेशन पे आप मंगवा सकते हैं, आपको पता होगा बहुत बढ़िया खाना आता है, और सेलिंग ड्रिंकिंग वाटर ऑन ट्रेन एंड रेलवे स्टेशन पे पानी बेचा जाता है, रेल नीर, अगर आपको पता हो, वो रेल नीर IRCTC के थ्रू से ही बिकती है, चाहे ट्रेन में बिके चाहे स्टेशन पे बिके। Founded in the year 1999, the IRCTC simplified the train ticketing which otherwise was very difficult. 1999, बड़ा इजी है याद रखना, 1999, ठीक है, 1999, 3 9 है और 1 है। तो 1999 में ये इसकी स्थापना की गई थी, और इसने ट्रेन टिकट बुकिंग को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया था, बड़ा आसान बना दिया। इससे पहले लोगों को लंबी कतारों में लगकर टिकट लेनी पड़ती थी, लेकिन इसके बाद से लोगों को वो नहीं करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद
ऑनलाइन टिकटिंग ऑफ IRCTC इज डन थ्रू www.irctc.co.in। तो IRCTC को www.irctc.co.in जो इनका वेबसाइट है उसके थ्रू से जाकर आप अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। इनका बिजनेस मॉडल में इनका वो वाला वेबसाइट है। और मोबाइल एप्लीकेशन आपको पता होगा, मेरे मोबाइल पे भी है, IRCTC का एक मोबाइल ऐप आता है, उसके थ्रू भी आप अपनी टिकट को बुक करवा सकते हैं। IRCTC कनेक्ट ऐप, जैसे वेबसाइट का नाम है www.irctc.co.in, ऐप का नाम है IRCTC कनेक्ट ऐप, ठीक है। द वेबसाइट एज वेल एज द मोबाइल ऐप आर मेंटेन्ड बाय द सॉफ्टवेयर कंपनी नेमली TCS। तो TCS जो कंपनी है वो इनके वेबसाइट को भी और मोबाइल ऐप को भी हैंडल करती है, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है IRCTC के, क्या क्या फायदे हैं उनके थ्रू से टिकट बुक करने के। अनलाइक द वेबसाइट, द रेल कनेक्ट ऐप कैन ओपन क्विकली विद जस्ट अ सेल्फ असाइंड पिन इंस्टेड ऑफ यूजर नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा इन द केस ऑफ वेबसाइट। अब होता है कि वेबसाइट से जो ऐप है वो ज्यादा आसान है इस्तेमाल करना IRCTC का। क्यों है? 3 कारण है उसके। IRCTC के वेबसाइट से उसका ऐप यूज करना ज्यादा आसान है। क्यों? उसके 3 प्रमुख कारण है। पहला कि वेबसाइट की तरह जो रेल कनेक्ट ऐप है, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप है, वो जल्दी खुल जाता है। कैसे? उसमें आप एक पिन नंबर डालें, फटाक से खुल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पिन डालना पड़ता है। जबकि वेबसाइट के लिए आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा भी डालना पड़ता है, ठीक है। 3 चीजें। यहां पे सिर्फ पिन डालो, आप ऐप में घुस गए सीधा के सीधे। और वहां पे आपको 3 चीजें डालनी पड़ती है, यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा। दूसरा है अपॉन सीट अवेलेबिलिटी वन कैन डायरेक्टली बुक द टिकट्स यूजिंग पैसेंजर डिटेल्स। अब सीट अवेलेबिलिटी अगर आपको मिली है, वहां पे देखने को मिली अपॉन सीट अवेलेबिलिटी, जैसी भी सीट अवेलेबिलिटी है उस पर कोई भी बंदा टिकट को बुक कर सकता है सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर डिटेल्स को डाल के। उसके अंदर सिर्फ पैसेंजर डिटेल डाल दो, आप सीट आपकी संग बुक हो जाती है। तीसरा, वन कैन ऑल्सो सेव द डिटेल्स ऑफ पैसेंजर इन हिज ऐप परमानेंटली, दस कैन सेव टाइम एवरी टाइम ही बुक्स ऑन टिकट। आप अपने ऐप में अगर अपनी डिटेल्स डाल देते हो एक बार, तो वो जिंदगी भर के लिए उसमें सेव होकर रह गई। आपको बार बार अपनी डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले वक्त में जब आप टिकट बुक करोगे तो आपकी जो डिटेल्स डली हुई हैं उसी के बेस पे आप ऑटोमेटिकली टिकट बुक कर सकते हो। आपको दोबारा से वेबसाइट की तरह अपना पूरा डिटेल्स नहीं डालना होगा, बिकॉज वेबसाइट डज नॉट रिमेंबर्स योर पर्सनल डिटेल्स बट द ऐप डज, ठीक है। ये इतने में हो गया आपका 8वां सवाल खत्म। तो आज इतना ही रखते हैं। कल मैं बाकी जो 2 सवाल हैं वो कर दूंगा, 9वां और 10वां। और परसों मैं कोशिश करूंगा बाकी के 3 पेपर्स सिर्फ क्वेश्चंस थोड़ा रीड कर दूंगा और आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया दे दूंगा कि कैसे क्या उनके जवाब आपको लिखने हैं। वो बहुत ज़रूरी हैं। आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस में से जो कॉमन है उनको थोड़ा सा पढ़ के जाइए और इन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा तैयार करके जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे नंबर लेके पास होंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहूँगा कि जिनके भी एग्जाम्स चल रहे हैं जून में और सामने आ रहे हैं जिनके जून में, उन सबको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। मेरी कोशिश जारी रहेगी मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकूं आपके साथ डिस्कस करके। नमस्कार।